Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Ritik and you are watching Due Commerce. So again in today's session we are going to discuss some of the very important questions for CVT, PG, MCOM entrance examination. It's a mini mock जहाँ पर हम randomly questions कर रहे हैं और rapidly करेंगे. आज थोड़े जो questions होने वाले हैं थोड़े से दिमागदार होने वाले हैं, यानी कि you have to put your efforts और तब हम करेंगे. Rapid fire नहीं है but you have to answer it सोच समझ के बहुत आराम से. ठीक है, मैं sufficient time आप लोगों को दूंगा सोचना समझना एंड ट्राई टू आंसर इट. ठीक है, आई होप सो यू आर डूइंग वेल और आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत सही से कर रहे हो. नहीं कर रहे हो तो फिर गलत बात है. और मैं समझता हूँ जब पास आने वाला होता है एग्जाम तो डर लगता है. आई गेट इट, ये सभी के साथ हो रहा है. सो डोंट वरी. ठीक है, इतना ज़्यादा टेंशन मत लेना. अपना जितना भी है सारी चीज़ें रिवाइज कर लो और जितना भी पढ़ा हुआ है मे बी आपका बहुत सारी चीज़ें छूट चुकी है, मे बी आपने सिलेबस पूरा ना कंप्लीट किया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बट जितना कर रखा है एक बारी के लिए रिवाइज करो उसे और ट्राई करो कि हम अच्छे से अटेम्प्ट करके आ सके, हमारा 100% देकर आ सके, हमारी जो नॉलेज है उसको हम प्रॉपरली अप्लाई करके आ सके. उसके बाद जो होगा छोड़ दो. ठीक है, भगवान जी के ऊपर छोड़ दो या जिस भी भगवान को आप मानते हो उसके ऊपर छोड़ दो. डन. ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला क्वेश्चन तो वही वाला है जो लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको करवाया था. मिनी मॉक 8 में मैंने आपको करवाया था और पूछा था, बोला था कि कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना. यू गाइज कमेंटेड रियली वेल. तो देखते हैं क्या यहाँ पर सही आंसर होगा. क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू प्रोडक्ट्स इज पॉजिटिव है. यू नो दैट क्रॉस इलास्टिसिटी किसके बारे में बताती है? रिलेटेड गुड्स के बारे में बताती है ना. रिलेटेड गुड्स में कौन सा हो गया? सब्स्टिट्यूट्स हो गए और कॉम्प्लीमेंट्री हो गए. सब्स्टिट्यूट्स में क्या था? टी एंड कॉफी. अगर प्राइस टी का बढ़ रहा है तो कॉफी की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही होगी, मुझे बताओ. तो हम कॉफी पे शिफ्ट करेंगे, कॉफी की क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज. सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिकॉज दे बोथ आर मूविंग इनटू द सेम डायरेक्शन. कॉम्प्लीमेंट्री का अपोजिट हो जाएगा. तो आंसर क्या है? बी ऑप्शन. किसी बच्चे ने कॉम्प्लीमेंट भी दिया हुआ था, वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री वाला दिया हुआ था. इट इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन बच्चे. बी सब्स्टिट्यूट्स इज द राइट ऑप्शन. लेट्स गो विद आगे बढ़ने से पहले अगेन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आगे जाके बच्चे आप लोग सीयूईटी पीजी क्लियर करके यूजीसी नेट का एग्जाम भी देने वाले हो. आई नो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल विल गो इन प्रोफेसरशिप, है ना, उसके अंदर जाना चाहेंगे. तो यू हैव टू क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्जाम. इसके लिए आपको क्या करना है, मेरा बैच आप ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पर मैं यूजीसी नेट पेपर 2 पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, पेपर 2 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. मैं लिंक आई बटन पर दे दूंगा. अगर यूजीसी नेट के बारे में ज्यादा जानना है तो इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाकर नीचे जाकर चेक कर लेना, वो वीडियो दिखाई देगी, वो कर लेना एक बार के लिए. सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी. तो पेपर 2 के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, कॉमर्स के लिए. देखो आपको अलग अलग जगह पे बहुत महंगा मिलेगा. वैलिडिटी तुम्हें मिलने नहीं वाली है, वैलिडिटी यहाँ पर बहुत मिलेगी. ठीक है, पूरी तुम्हारे पास रहेंगी वो रिकॉर्डेड सेशंस. और मैं रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ. गूगल मीट की क्लासेस अभी मैं करंटली नहीं ले रहा हूँ. क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि फिर देखो गूगल मीट की क्लासेस लूंगा तो वो तुम पढ़ तो लोगे, फिर बाद में तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा. तो मैं इसलिए रिकॉर्डेड सेशन तुम्हें प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि बहुत ईजी वे में तुम लोग उसे पढ़ लो. और जैसे तुम लोग सीवीटी पीजी का पढ़ रहे हो मेरे रिकॉर्डेड सेशन देख के जो तुम्हें पसंद आ रहे हैं, सिमिलरली वो तुम्हें भी पसंद आएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ. और कम दाम पे तुम इतनी, मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें मिल जाएगी. और ये सारी चीजें मिलेगी. हालांकि तुम्हें 1/5 ऑफ योर फीस में वापस नहीं करूंगा अभी. अगर तुमने परचेज कर लिया और ठीक है, अगर तुमने मुझसे पढ़े हुए हो और आगे जाके जेआरएफ निकलता है तो आई विल डेफिनेटली 1/5 ऑफ योर फीस मैं वापस करूंगा. ठीक है, और अगर जेआरएफ निकल ही जाएगा तुम्हारा तो तुम मुझे बोल ही दोगे सर कोई जरूरत नहीं है, मैं दूंगा और फिर से एनीवेज अगर ये बैच चाहिए तो कमेंट सेक्शन इस पर मुझे व्हाट्सएप कर लेना. यू विल गेट द बैच. सीयूईटी पीजी एमकॉम को निकालने के बाद, एमकॉम एडमिशन लेने के बाद यू विल गेट द बैच इन 999 ओनली. डोंट यू वरी गाइस. ठीक है, डोंट यू वरी. कोई भी वहां पर आपका जो रहने वाला है मैं अगर बढ़ा दूंगा इस चार्ज को, डोंट यू वरी, 999 में ही मिलेगा. और मुझे बता देना कि आप लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है वगैरह वगैरह. तो ये पेपर 2 का बैच आप 999 में ही उस वक्त आकर ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. फर्स्ट क्वेश्चन सफिशिएंट टाइम में आप लोगों को दूंगा. यू डोंट नीड टू पॉज मी. ठीक है, पॉज करने की कोई जरूरत नहीं है. ट्राई करना आराम से आंसर करने की. लेट्स गो. Which of the following statements regarding the statutory liquidity ratio is correct? पहले समझते हैं SLR क्या होता है. मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं हमारे आरबीआई के, उसके अंदर एक SLR भी है. SLR क्या होता है? करंटली ये 18% चल रहा है. अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर चेक करोगे इट इज 18%. ठीक है, और जो आपका CRR है वो आपका हो चुका है 4%. अभी हुआ है पिछले कुछ साल में हमारे पास 4.5% था ये. ठीक है, अब 4% हो गया करंटली. तो आ सकता है, इसको नोट डाउन करके रख लेना. ये है
CRR को छोड़ो, SLR पे बात करते हैं. व्हाट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? एज द नेम सजेस्ट, the bank needs to have some liquidity with themselves, not with RBI. CRR का सीन रहता है कि भाई RBI के पास जाकर जमा करवा के रखो एज अ रिजर्व, बट SLR ये नहीं बोलता है. SLR बोलता है खुद के पास रखो, अपने पास रखो, अपने टोटल डिपॉजिट्स का, टोटल नेट टाइम डिपॉजिट का. आई एम रियली सॉरी, शी इज माय पेट. एनीवेज, तो आपको अपने डिपॉजिट्स का लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखना पड़ता है, या फिर मैं बोलूँ गोल्ड, कैश एंड ऑल, इस फॉर्म के अंदर आपको अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है, अपने डिपॉजिट्स का. तो वो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? SLR इज द प्रोपोर्शन ऑफ बैंक्स नेट टाइम एंड नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू बी मेंटेन्ड विद RBI. नो, ये तो नहीं होगा. इंक्रीज इन SLR leads to a decrease in the money supply in the economy. For example, you are having 100 रुपीज का टोटल डिपॉजिट, इसमें से 18% आपने SLR में रख लिया, ठीक है, और CRR में कुछ परसेंट आपने दे दिया, और जो पैसा बचा आपने लैंड कर दिया, यानी कि इकोनॉमी में डाल दिया, यानी कि मनी सप्लाई को आपने ऊपर नीचे कर दिया यहाँ से. अब बोल रहे हैं कि इंक्रीज इन SLR, इस SLR को बढ़ा दो, ये 18% से 20% कर दो. तो आपने SLR में 20% रख दिया, तो आपका ये वाला जो अमाउंट है ना इनडायरेक्टली कम हो जाएगा, विच मीन्स यू विल गिव लेस अमाउंट इन द इकोनॉमी, है ना. तो आपकी लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी बच्चे. एब्सोल्युटली राइट है, money supply in the economy, to decrease in the money supply in the economy. Absolutely right. RBI use SLR to directly regulate the lending. SLR is an instrument of done. B option is the right option. Let's go. In the ISLM framework, which of the following is true when there is an increase in government spending, assuming no change in money supply? There is no change in money supply. सबसे पहले पढ़ेंगे ISLM क्या होता है, बहुत समरी दे दूंगा तुम्हें, आता भी नहीं है तब भी आ जाएगा. ISLM पहले तो याद करने का तरीका बताऊंगा. डिमांड एंड सप्लाई होता है ना, हम पहले लिखते हैं डिमांड और फिर लिखते हैं सप्लाई, और हमें पता है डिमांड का जो कर्व रहता है नेगेटिवली स्लोप रहता है, सप्लाई का कर्व रहता है पॉजिटिवली स्लोप रहता है. इतना याद है, हटाओ इसको. अब सिमिलरली ISLM का कर्व भी ऐसे ही होगा. IS पहले है तो नेगेटिवली स्लोप्ड IS कर्व है, और ये अपना LM कर्व है पॉजिटिवली स्लोप. बोलता क्या है ये IS कर्व? क्या है, नाम से क्या पता चल रहा है? इन्वेस्टमेंट सेविंग, टॉकिंग अबाउट गुड्स मार्केट, टॉकिंग अबाउट कॉमोडिटी मार्केट, ठीक है, जहां पर आपके पास आउटपुट है, ये सब है. LM क्या है? लिक्विडिटी मनी. क्या नाम है? लिक्विडिटी मनी, टॉकिंग अबाउट मनी मार्केट, टॉकिंग अबाउट मनी, ठीक है. तो मनी मार्केट के अंदर कुछ चीजें होंगी, मनी सप्लाई ऊपर नीचे होगी, तब ये इंपैक्ट करेगा. गुड्स मार्केट का सीन होगा, आउटपुट चेंज करेगा, तब ये चेंज करेगा. इजी, खत्म कहानी. अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी कि जी में इंक्रीज हो रहा है, और जी किसका पार्ट है? एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है. एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या आता है? C + I + G + नेट एक्सपोर्ट्स, सभी को पता है ओपन इकोनॉमी में, ठीक है, ये है. तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया कि भाई जी बढ़ेगी हमारी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज. इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम में रहने के लिए आउटपुट विल ऑल्सो इंक्रीज, है ना. तो हमारा कौन सा इंपैक्ट करेगा? हमारा IS कर्व विल इंपैक्ट, और ये राइट वर्ड शिफ्ट होगा बिकॉज इंक्रीज कर रही है हमारी आउटपुट, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, है ना. तो इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट साइड, एंड इफ इट इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द राइट साइड, व्हाट इज द चेंज? देयर इज एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट. देयर इज, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट रेट लिखते हैं, यहाँ पर हम आउटपुट लिखते हैं, और देयर इज अ इंक्रीज इन आउटपुट एज वेल. इजी. IS curve will shift leftward, Najina. IS curve will shift rightward. Absolutely right, leading to an increase in output and interest rates. B option is the right option. Let's go. In the short run aggregate supply curve, maybe मैं आपके comments ना देख पाऊँ, but still you have to comment each and every answer. ठीक है, जितनी तेजी से मैं पढ़ रहा हूँ, जितनी तेजी से मैं आपको कंसेप्ट करवा रहा हूँ, उतनी तेजी से मेरे पास आंसर आ जाने चाहिए. ठीक है, लेट्स गो. इन दी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है शॉर्ट रन का, विच इज पॉजिटिवली स्लोप्ड, वी नो दैट, है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज मोस्ट लाइकली टू कॉज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, यानी कि ये वाला सिचुएशन है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देगा, यानी कि सप्लाई को रिड्यूस कर देगा. तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सप्लाई को रिड्यूस कर रहा है? इंक्रीज इन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इट विल इंक्रीज दी सप्लाई, इजंट इट? इनडायरेक्टली और मे बी डायरेक्टली. तो इट विल शिफ्ट राइटवर्ड्स नॉट लेफ्टवर्ड्स, तो ए तो हट जाएगा. इंक्रीज इन वेजेस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लेबर यूनियंस, आपकी जो ये वेजेस है, आपका किसका, यानी कि आप जो सैलरी प्रोवाइड करवा रहे हो, वेजेस प्रोवाइड करवा रहे हो लेबर्स को, और लेबर क्या कर रही है? प्रोडक्शन कर रही है ऑन योर बिहाफ, है ना. यानी कि आप एक फर्म हो, यू हैव हायर्ड सम लेबर्स और वर्कर्स, है ना, जो आपके लिए क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं. तो आपके लिए क्या हो गई?
ये वेजेस जो है, वेजेस का इंक्रीज हो जाना, व्हाट इज दिस फॉर यू बच्चे? इट इज प्रोडक्शन कॉस्ट ना, ये आपके लिए प्रोडक्शन कॉस्ट है। और एक प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन कॉस्ट हाइयर आएगी तो वो कम से कम लेबर को लेकर आ पाएगा और कम से कम फिर वहां पर प्रोडक्शन होगी। इट विल रिड्यूस द सप्लाई। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बाकी सारे, ये वाला भी राइट वर्ड शिफ्ट करवाएगा हमारे सप्लाई को, और एग्रीगेट डिमांड अगर कुछ हो रहा है वो एग्रीगेट सप्लाई को थोड़ा इम्पैक्ट कर रही है। लेट्स गो। If all observations in a data set are increased by a constant value, which of the following measures of dispersion remains unchanged? कह रहे हैं हर एक ऑब्जर्वेशन एक डेटा सेट में इंक्रीज हो जाएगी बाय अ कांस्टेंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल 10 लेके चलते हैं, 10 से हर एक वैल्यू इंक्रीज की जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन रिमेन्स अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होगा। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि भाई चेंज कौन सा नहीं होगा। रेंज चेंज होगी? नहीं होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होगा? नहीं होगा। वेरिएंस भी चेंज नहीं होगा। तो ऐसा बोला जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन है, प्लस माइनस वाला सीन जो है ना, ये ओरिजिन है, और ये तीनों इंडिपेंडेंट रहते हैं। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर यहाँ पर आता कि ऐड नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब चेंज कर जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो। According to Fiedler's contingency theory of leadership, which factor determines the effectiveness of leader? चलो, effectiveness कौन सा बताएगा इनमें से? According to Fiedler's contingency theory, it is related to situational theory as well, है ना। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपनी लीडरशिप को चेंज कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है वहां पर। तो ये आपका कहाँ पर है? मैचिंग लीडरशिप स्टाइल विद द लेवल ऑफ सिचुएशनल कंट्रोल। दिस इज इट। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा कीवर्ड्स ध्यान में रखो। कंडीशन, कॉन्टिजेंसी यानी कि कंडीशन, और सिचुएशन एज वेल। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लो, इसको रीड आउट करो, इसको आराम से रीड आउट करो पहले, एंड देन वी विल कंटिन्यू। ठीक है, रीड कर लिया? ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। सिचुएशनल कंट्रोल में क्या आ जाएगा? लीडर मेंबर रिलेशंस, टास्क स्ट्रक्चर एंड पोजीशन पावर। उस बंदे की पावर क्या है, पोजीशन क्या है, और उस बंदे का रिलेशन क्या है, जो लीडर है उसका रिलेशन क्या है मेंबर्स के साथ, एंड टास्क स्ट्रक्चर, क्या वो प्रोवाइड करवाता है, किस किस क्या क्या काम करवाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ द लियोन्टिफ पैराडॉक्स? लियोन्टिफ पैराडॉक्स में भी आपने पढ़ा हो अपने बीकॉम के अंदर, इंटरनेशनल बिजनेस अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पर पढ़ा होगा। पहले मैं समझा देता हूँ क्या है। लियोन्टिफ पैराडॉक्स ये बोलता है, इसने ना एक थ्योरी को अपोज किया था, यानी कि उसकी वैलिडिटी चेक करी थी एक थ्योरी की। उसका नाम था HO थ्योरी, हेक्सचर एंड ओहिलिन थ्योरी, या फिर हम बोल सकते हैं फैक्टर एंडोवमेंट थ्योरी। ठीक है, फैक्टर एंडोवमेंट थ्योरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो ये बताती थी कि जिस कंट्री के पास अबंडेंट फैक्टर हो ना, फॉर एग्जांपल लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है एक तो, इंटेंसिव टेक्निक है ना, और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। दीज आर द टेक्निक्स, ऐसा बोल सकते हैं। एक कंट्री है लेट्स से इंडिया, जो कि एक्चुअल में है कि भाई लेबर इंटेंसिव यहाँ पर ज्यादा है, लेबर ज्यादा है, अबंडेंट में है, ये फैक्टर हमारे पास ज्यादा है, लेबर इज अबंडेंट इन आर कंट्री, है ना, और कैपिटल इज अबंडेंट इन यूएसए फॉर एग्जाम्पल। तो यूएसए विल एक्सपोर्ट कौन से वाले प्रोडक्ट्स? ऐसे वाले प्रोडक्ट्स जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से बनाए गए हों। इंडिया विल एक्सपोर्ट व्हाट? लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स। इजी, ये थ्योरी ये बताती है, और टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पर कांस्टेंट रखते हैं। तो लियोन्टिफ पैराडॉक्स ने इसका क्या किया था, वैलिडिटी चेक करी थी, और उसने पाया था कि यूएसए के जो एक्सपोर्ट्स हैं, या फिर मैं बोलूँ इम्पोर्ट्स हैं, इम्पोर्ट्स इसके कैपिटल इंटेंसिव थे रादर देन लेबर इंटेंसिव, है ना। तो ये सीन है। देखते हैं कहाँ पर हमारा यहाँ पर होगा। कंट्रीज एक्सपोर्ट गुड्स दैट यूज देयर अबंडेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट लियोन्टिफ पैराडॉक्स। लियोन्टिफ पैराडॉक्स ये है कि वैलिडिटी चेक करी थी और वैलिडिटी कुछ अलग पाई गई। कंट्रीज विद हाई कैपिटल एंडोवमेंट एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स, कॉन्ट्राडिक्टिंग द हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी। ये वाला सही है। कंट्रीज विद हाई कैपिटल एंडोवमेंट एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स, यानी कि आपके पास कैपिटल ज्यादा है लेकिन आप एक्सपोर्ट पता है क्या कर रहे हो, लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, यानी कि वैलिडिटी थोड़ा सा यहाँ पर हिल गई थी इस चीज की, है ना। तो इन्होंने यही चेक किया था, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लेट्स गो। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए अब। ट्राई टू आंसर इट प्रॉपरली, अपना सफिशिएंट टाइम लेके, ठीक है। मेरे साथ साथ करने की भी कोशिश करना।
द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और मैं आपको समझाता हूँ कि असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे करने हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। यू हैव टू फोकस ऑन फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट स्टेटमेंट को समझो, पता करो सही है या गलत है, गो टू ऑप्शंस, एलिमिनेट दी ऑप्शंस एंड देन कम बैक, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो या रीजनिंग पढ़ो, ऐसे करके करना है, ठीक है। द आरबीआई इंक्रीजेस द सीआरआर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। व्हाट इज सीआरआर? सीआरआर क्या है? भाई तुम्हारे पास जो टोटल डिपॉजिट आता है, कमर्शियल बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट रहता है, उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा यानी कि 4% आप आरबीआई के पास एज अ रिजर्व रखोगे, एज अ रिजर्व रखोगे, ठीक है। ये होता है सीआरआर। तो बोल रहे हैं इंक्रीजेज द सीआरआर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। सीआरआर को इंक्रीज कर दिया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। असर्शन इज ट्रू। वाई ट्रू? क्योंकि अगर आप सीआरआर को इंक्रीज कर दोगे 4% से 6% कर दिया, तो कमर्शियल बैंक का जो ये टोटल डिपॉजिट वाला हिस्सा था ना, इसमें से जो ये लोन पे प्रोवाइड करवा रही थी इकोनॉमी को, वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो यू विल गेट, द इकोनॉमी विल गेट लेस मनी, तो मनी सप्लाई विल बी कंट्रोल्ड। और आपको पता है ना, पी और मनी सप्लाई मूव इन सेम डायरेक्शन। अगर मनी सप्लाई ज्यादा है इन द इकोनॉमी, देर इज हाई चांसेस कि वहां पर इन्फ्लेशन हो। सो हमें क्या करना पड़ेगा इस वाली सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि पी को डिक्लाइन करने के लिए वी हैव टू रिड्यूस द मनी सप्लाई। दिस इज इट, और यही हम कर रहे हैं। रीजन में क्या बोला है? अ हायर सीआरआर रिड्यूसेस द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स, thereby reducing the money supply. Absolutely true. A option is the right option. Let's now move forward. Question number 8. Assertion reasoning question है again. A rise in interest rates leads to a fall in investment spending in the ISLM framework. इंटरेस्ट रेट क्या है बच्चों? व्हाट इज इंटरेस्ट रेट? दो पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा। एक हम लोग हैं, हाउस होल्ड्स हैं, जिनके पास सेविंग्स है और जो अपना पैसा लोन पे चढ़ा सकते हैं, यानी कि दे सकते हैं। वी कैन गिव द मनी टू पीपल दोज हु आर इन नीड, और वहां से इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो हाउस होल्ड्स के लिए ये क्या हो जाएगा? इस पर जो इंटरेस्ट उन्हें मिलता है बच्चे, ये हो जाएगा उनका रिटर्न। और प्रोड्यूसर्स के लिए क्या है? ये प्रोड्यूसर्स के लिए ये बोरोइंग कॉस्ट है ना। इट इज अ बोरोइंग कॉस्ट, जिस कॉस्ट पर पैसा उठाया जा रहा है, वी कैन से दैट, है ना। तो अ राइज इन इंटरेस्ट रेट्स लीड्स टू फॉल इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। एब्सोल्युटली राइट। अगर इंटरेस्ट रेट राइज हो जाएंगे, प्रोड्यूसर के लिए बोरो करना महंगा हो जाएगा। तो वो बोरो किस लिए करते हैं? काम करने के लिए, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो रिड्यूस हो जाएगा। एब्सोल्युटली ट्रू है, इट इज ट्रू। हमारा जो, और ये इम्पैक्ट किसको करेगा? हमारा एडी इम्पैक्ट हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड इम्पैक्ट हो रहा है, आउटपुट इम्पैक्ट हो रहा है। तो हमारा जो आईएस कर्व है ना, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, पीछे की साइड हो जाएगा। रीजन क्या है? हायर इंटरेस्ट रेट्स मेक बोरोइंग मोर एक्सपेंसिव। एब्सोल्युटली राइट। रिड्यूसिंग फर्म्स विलिंगनेस टू इन्वेस्ट। एब्सोल्युटली राइट। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 9. According to Keynes consumption function, as income rises, the proportion of income spent on consumption declines. क्या बोल रहे हैं? According to Keynesian consumption function, as income rises, income बढ़ती है, the proportion of income spent on consumption, the proportion of income spent on consumption, ये क्या है? ये MPC के बारे में बात कर रहे हैं। Proportion of income which is spent, which is consumed, वो आपका रहता है MPC। तो वो क्या हो जाएगा? वो डिक्लाइन करने लगेगा। MPC will decline, ऐसा बोला गया। और दिस इज ट्रू यार, दिस इज ट्रू। केन्स ऐसा बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो इंक्रीज इन इनकम हो रहा है ना, इसमें से पोर्शन आप कहाँ कर देते हो? सेविंग्स में डाल देते हो, सेव कर देते हो, यानी कि आपका एमपीएस बढ़ता है। एमपीएस बढ़ता है, एमपीसी आपका डिक्लाइन करता है। दिस इज आर्ग्यूड बाय कीन्स। दिस इज ट्रू। ए ट्रू है। रीजन क्या बता रहे हैं? द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल्स एज इनकम इंक्रीजेस। एब्सोल्युटली राइट। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। समझ में आ रहा है? इजी है। लेट्स मूव ऑन। असर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। जो हमारा मानक विचलन रहता है, हिंदी में मानक विचलन कहते हैं, ये नॉन नेगेटिव रहता है। यस, एब्सोल्युटली ट्रू। इसका फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका समीशन डिवाइडेड बाय एन और अंडर रूट। और ये जनरली स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो यस इट इज नॉन नेगेटिव। और रीजन क्या बताया गया है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड एज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। वेरिएंस क्या है हमारा? वेरिएंस क्या होता है? देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन है ये, और वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो ये चीज है। इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इसका ऐसे कर देंगे, बस। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, विच इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। एब्सोल्युटली राइट।
दोनों सही है, ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, transformational leaders focus on inspiring and motivating their followers beyond immediate self interest, absolutely right। जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं ना, नाम से पता चल रहा है हु ट्रांसफॉर्म्स, है ना, हु हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मेशनल। उसकी जगह पर एक साइड में आता है, मतलब एक और अलग आता है, वो तो ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल एज द नेम सजेस्ट, ट्रांजैक्शन हो रही है, कुछ लेन देन हो रहा है कुछ, है ना। तो इसे हम बोलते हैं जहां पर आपको पनिशमेंट दी जाती है, जहां पर आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, वो वाला सीन है, वो ट्रांजैक्शनल होता है कि तू काम कर भाई, तुझे रिवॉर्ड मिलेगा, अगर तू काम नहीं करेगा तुझे पनिशमेंट मिलेगा। तो वो जो लीडर है ना, वो लेन देन करके काम करवा रहा है, दिस इज ट्रांजैक्शनल नॉट ट्रांसफॉर्मेशनल। तो रीजन में बोला गया ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शनल रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, नहीं, ट्रांजैक्शनल लीडर होता है वो, ना कि ट्रांसफॉर्मेशनल। अजम्पशन सही है, रीजन गलत हो जाएगा, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 12, tariffs imposed on imports can lead to inefficiencies in domestic markets। तो देखो टैरिफ क्या है, बेसिकली टैक्स हैं जो हम इंपोर्ट्स पे लगा रहे हैं, इंपोर्ट्स क्या होते हैं, अगर ये इंडिया है, इंडिया के अंदर कुछ चीज आ रही है ना, वी आर डिमांडिंग समथिंग, उसे बोलते हैं इंपोर्ट्स ना, गुड्स आ रही है इंडिया के अंदर। तो इस चीज को रोकने के लिए, इंपोर्ट्स को डाउन लेकर जाने के लिए वी आर इम्पोजिंग टैक्स ऑन इट, ठीक है। तो इससे बोला जा रहा है कि ये ना, इट कैन लीड टू इनएफिशिएंसीज इन डोमेस्टिक मार्केट्स में ये इनएफिशिएंसी क्रिएट करेगा। इसको आप दोनों तरीके से समझ सकते हो, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब मान के चलो इंडिया के अंदर जो माल बिक रहा है ना, या मिल रहा है, वो बहुत महंगा मिल रहा है कंज्यूमर्स को, तो कंज्यूमर विल वांट कि हम बाहर से खरीदें, तो दे विल स्टार्ट इंपोर्टिंग, है ना। तो एक एफिशिएंसी वहां पर क्रिएट होगी, और अगर ये चीज नहीं हो पाएगी तो इनएफिशिएंसी क्रिएट होगी, बिकॉज हमारी पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा आ रही है, खरीदने के भी बोल सकते हैं। और इसी को तुम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो, इफ इंडिया के अंदर जो वो रॉ मटेरियल्स है वो महंगे पड़ रहे हैं या जो भी है, तो द प्रोड्यूसर विल ट्राई टू बाय फ्रॉम आउटसाइड, तो वो इंपोर्ट करेगा, और तुम इंपोर्ट को बढ़ा रहे हो तो वो चीपर उस पर नहीं खरीद पाएगा, उसे इंडिया से ही खरीदना पड़ेगा, जो उसकी पर यूनिट कॉस्ट को बढ़ाएगा, तो इनएफिशिएंसी क्रिएट करता है डोमेस्टिक मार्केट्स में। असर्शन इज गुड, ट्रू, सही है। रीजन क्या बोल रहा है, टैरिफ्स प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बट मे रिड्यूस कंपेटिटिव प्रेशर एंड इनोवेशन, एब्सोल्युटली राइट। दोनों चीजें सही हैं, दोनों चीजें बिल्कुल सही है। टैरिफ्स क्या करता है, हमारी जो कंपेटिटिव प्रेशर है ना, वो कम कर देता है, यानी कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर चिल रहेंगे कि भाई कोई फॉरेन प्लेयर आ ही नहीं रहा है, कोई फॉरेन प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा है, तो वो चिल रहेंगे। ये गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। आंसर इज ए इज ट्रू, सॉरी बोथ आर ट्रू, एक्सप्लेनेशन भी सही है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 13, असर्शन बोल रहा है डिसेंट्रलाइजेशन इंप्रूव्स डिसीजन मेकिंग एट लोअर लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, आप लोग लोअर लेवल पर छोड़ देते हो, अथॉरिटी दे देते हो, और वो उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्विक हो जाती है। एक होता है सेंट्रलाइजेशन, यानी कि द पावर इज सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली। और अगर डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, which means you are giving the power to lower level managers also, so that you can take decisions ASAP, easy। रीजन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन अलाउज टॉप मैनेजमेंट टू रिटेन फुल कंट्रोल ओवर डिसीजन मेकिंग। अरे नहीं भाई, वो तो सेंट्रलाइजेशन होता है ना, ए इज ट्रू ओनली, आर इज फॉल्स। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 14, टेस्ट मार्केटिंग हेल्प्स फर्म्स इवेल्युएट द सक्सेस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट बिफोर अ फुल स्केल लॉन्च। तो आपने मार्केटिंग के अंदर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। उसके अंदर होता है टेस्ट मार्केटिंग, जो सेकंड लास्ट हमारा स्टेप रहता है, ठीक है, सेकंड लास्ट स्टेप रहेगा, और फिर लास्ट में जाके वी लॉन्च द प्रोडक्ट। तो टेस्ट मार्केटिंग में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट टेस्टिंग द प्रोडक्ट, क्या करके, सिलेक्टिवली लॉन्च करके, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को दे दिया और उनसे राय मांगी। तो ये सिनेरियो में क्या रहता है, यू आर टेस्टिंग द मार्केट, यू आर नॉट फुल्ली लॉन्चिंग इट। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन क्या बोल रहा है, टेस्ट मार्केटिंग इन्वॉल्व्स डायरेक्ट लार्ज स्केल नेशन वाइड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं नहीं नहीं, दिस इज रॉन्ग, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। लेट्स गो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई गेस, उसके बाद तुम्हें मैं दूंगा होमवर्क वाला क्वेश्चन, जो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, एंड देन वी विल एंड द सेशन। असर्शन क्या बोल रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर कोवर्जन
इज voidable एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी। voidable होता क्या है? एक होता void, एक होता voidable। void का मतलब है शून्य, पहले से ही शून्य। voidable का मतलब क्या है? इट कैन बी voidable, इट कैन बी voidable, यानी कि ऑन दी ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी वो जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है ना वो इन्फोर्सेबल भी हो सकता है, चालू रहने दो, या फिर वो बंद भी हो सकता है, टर्मिनेट भी हो सकता है, बट ऑन दी ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। तो अगर वो कोअर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना गया है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो voidable है। एब्सोल्युटली राइट, ए हमारा सही है। रीजन क्या बोल रहा है? कोअर्जन इंक्लूड्स अनलॉफुल थ्रेट्स दैट फोर्स अ पार्टी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। एब्सोल्युटली राइट, कोअर्जन इंक्लूड्स अनलॉफुल थ्रेट्स दैट फोर्स, हाँ एब्सोल्युटली राइट, रीजन ये आपका सही है। तो आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नाउ दिस इज योर होमवर्क वाला क्वेश्चन। मेरे को आपने आंसर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत अच्छे से सोच समझ के, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, आपका दिमाग लगाएगा, मतलब लगेगा इस पर, तो लगा के आराम से करो। अगेन मैं आपको ये नोटिफिकेशन या फिर ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, कॉमर्स का बैच चल रहा है, पेपर 2 का चल रहा है, और जब आपका एमकॉम के अंदर एडमिशन हो जाएगा तब तक वो बैच कंप्लीटेड हो जाएगा, रिकॉर्डेड सेशंस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, मेरे से बाय कर लेना, ले लेना, ठीक है? आपको 100% दिसंबर वाले अटेम्प्ट के अंदर मजा आएगा, जो लोग बच्चे एमकॉम का अभी एडमिशन लेंगे, ठीक है? आप लोगों के लिए है, और मैं 999 पे दूंगा, टेंशन मत लेना। अगर तब कितने का भी बैच हो जाए, 1500 1200 जो भी है, 999 पे आके मुझसे ले लेना, और मुझे बता देना कि सर आपने तब ऐसा कहा था, मिल जाएगा, ठीक है? टेंशन मत लेना। चलिए, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कर दो वीडियो को, और लाइक प्लीज कर दिया करो आते ही, ताकि लोगों तक वीडियो पहुंचे। और आई नीड योर सपोर्ट, बिकॉज हमारा अभी जस्ट ग्रोइंग थिंग है, और मैं काफ़ी पहले से मैं नहीं था एक्टिव चैनल पे, बट नाउ आई एम एक्टिव, सो ट्राई टू रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। और मेरे को आप इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कर लेना, दोनों आईडीज़ पर, और अपनी मेहनत है वो अच्छे से करते रहो। CUET PG का एग्ज़ाम बस नज़दीक है, वो आपको देना है, और अच्छे से देना है, ठीक है? ट्राई करना जो भी हो अच्छा हो, और अपना 100% दे पाओ आप लोग। मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ है हमेशा, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट्स गो, कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है? लेट्स गो।